गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और अगर किसी को भी जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे उनकी इमेज फॉर्म या फिर पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो भी न्यूज़ के आर्टिकल्स यहाँ पर कॉमन आए हुए हैं दोनों न्यूज़पेपर में, उनको हम सिर्फ किसी एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि द हिंदू से है। ये है इकोनॉमी पेज से और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर, जहाँ पर हमारा इकोनॉमी भी आता है प्लस यहाँ पर हमारी साइंस एंड टेक भी होती है जीएस 3 के अंदर मेंस के सिलेबस में। अब ये आर्टिकल दोनों ही चीज़ों से रेलिवेंस रखता है। क्या बोला जा रहा है आर्टिकल के अंदर? यहाँ पे आर्टिकल जो है नंडेला शेल पिच फॉर एआई इन इंडिया स्टार्ट अडोप्टिंग फास्ट और रिस्क बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। देखिए कौन है ये नंडेला? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पर चेयरमैन जो हैं और सीईओ भी हैं, ये सत्य नंडेला इनका नाम है। ये इंडिया के अंदर आए हुए थे और इंडिया के अंदर आने के बाद इन्होंने इंडिया में सभी से ये अर्ज किया है, सभी से ये एक तरीके से बोले तो रिक्वेस्ट की है कि कैसे इंडिया को रैपिडली बहुत ही स्पीड से यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज इंडियंस जो हैं वो उनको रिस्क है कहीं ना कहीं कि वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। अब ऐसा कहने के पीछे इनका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब बनता है, तो हम देखेंगे कि इन्होंने बात की है टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। यानी कि जो ऑन गोइंग एआई रेवोल्यूशन अभी चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैसिव इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है ग्रेट ब्रिटेन के, चाहे कहीं रेल ट्रांसपोर्टेशन में एआई का इस्तेमाल हो, चाहे यहाँ पर ब्लोस्टर जो है जीडीपी को बढ़ा सकता है एआई। जो इन सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने बात की है। तो अलग अलग जगहों पे, चाहे वो गाड़ियों के अंदर देखने को मिल रहा है एआई का इस्तेमाल, चाहे वो रेलवे के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे हम शिप्स के अंदर इसका देखने को मिल सकता है, या फिर हम फ्लाइट्स के अंदर देखें, एयरक्राफ्ट्स के अंदर देखें, तो हर जगह पर यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड एआई की फील्ड में। हालांकि इंडिया इससे पीछे ना रहे इसीलिए क्या करते हैं, पीछे यहाँ पर लेकर आते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इतना रैपिड एआई अडॉप्टेशन की? तो इन्होंने बताया कि कैसे जो बिजनेस है एआई को सिस्टम के हिसाब से लगाने का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का अपना एक चैट बॉक्स बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, कोपायलट। तो ये जो सिस्टम है एज एन एग्जांपल ये बिजनेस की तरह निकल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आगे आने वाले समय में रहने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर स्लो अडॉप्टेशन होगी, अगर यहाँ पर धीरे धीरे आप चलेंगे तो उससे यहाँ पर इंडिया पीछे रह जाएगा टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे ग्लोबल लेवल पर, तो क्योंकि ग्लोब में हर कोई, देखिए अभी तक हमारे यहाँ पर एआई से रेगुलेशन से रिलेटेड कोई कानून नहीं आया, बल्कि यहाँ पर ब्रिटेन और जो यूएस है वो दोनों इसको ला चुके हैं 2 महीने पहले ही। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इंडिया ने अपने पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहिए और ग्रोथ में भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए अब ये सवाल भी उठता है कि इन्होंने जीडीपी की भी यहाँ पर बातें की गई हैं, तो कैसे एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे यहाँ पर अपनी भूमिका निभा सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। इनका बोलना है कि कैसे फ़िलहाल जो एआई है, एआई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट्स को ग्लोबली हायर बना रही हैं। यानी कि मार्केट में जब आप देखेंगे, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या फिर वो सेकेंडरी मार्केट हो, तो सेकेंडरी मार्केट्स में प्राइमरी में क्या देखेंगे, सेबी वगैरह को देख पाएंगे, शेयर मार्केट्स को देख पाएंगे, सेकेंडरी मार्केट्स भी यहाँ पर इन्हीं को इंक्लूड करती है। तो इनके अंदर जैसी जैसी कंपनियाँ आ रही हैं, नई नई कंपनी आ रही हैं, नई नई एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कोई अपना ऐप बना रहा है एआई से रिलेटेड, कोई चैट बॉक्स बना रहा है, कोई चैट जीटीपी जैसे जो हमें देखने को मिले एप्लीकेशन जिसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस फील्ड को। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है और जब इन्वेस्टमेंट होगी, आपके यहाँ पर कंपनियाँ बनेंगी ऐसी, तो बाहर से भी फॉरेन से भी एफडीआई आएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे इंडिया की जो मार्केट है वो क्या करेगी, यहाँ पर ग्रोथ करेगी, इंक्रीज करेगी।
एआई स्किलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्होंने बोला कि 2025 तक अगर इंडिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पर टाई अप करता है या फिर साथ में लगता है, तो 20 लाख इंडियंस को यहाँ पर एआई से रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए होती हैं उनकी ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर देगा। तो ये भी वर्कफोर्स में काम आएंगे कि उन लोगों को हो सकता है कि अगर कोई कंट्री है जो आउटसोर्स करना चाहे अपने काम को, तो वो क्या कर सकती है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, आप हमसे ये काम करवाइए, हम आपके लिए काम जो है वो करके देंगे। तो ये भी एक तरीके से वर्कफोर्स को बढ़ाता है और जीडीपी में हमारी मदद करवाएगा। फिर ये कहते हैं कि इंडिया का टैलेंट क्या है एआई की फील्ड में। एक पुनीत चंदोक नाम के यहाँ पर इंसान है जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो इंडिया यहाँ पर इंडिया के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है और उसके जो प्रेसिडेंट वो कौन है यहाँ पर, पुनीत। उनका बोलना है कि एवरी 6th एआई रिसर्चर, हर जो छठा एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल एआई के ऊपर जो काम कर रहा है, इंटेलिजेंस के ऊपर जो काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इंडिया से आ रहा है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी टैलेंट है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो इसको आने वाले कुछ समय के हिसाब में। और एट द एंड हमें समझ में आता है रेगुलेशन के ऊपर कि ये सब हो तो जाएगा, लेकिन रेगुलेशन के ऊपर भी इन्होंने बात की है कि कैसे एआई से जो डेवलपमेंट है और उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ आएंगे, यूनियन गवर्नमेंट को उसके लिए रेडीनेस दिखानी पड़ेगी कि हम बिल्कुल रेडी है। और जो बिग टेक फर्म्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या फिर एआई एप्लीकेशन बनाई जा रही है उनके सुपरविजन के अंदर, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा इनका। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब पॉलिसीज़ बनती हैं। इसी में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी इसको बोला है कि जो मिनिस्टर यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर सेफ हमें एआई लेके आना है और ट्रस्टेड लेके आना है। एआई से रिलेटेड समस्याएं तो सबको पता ही है, डीप फेक जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, आपकी जो फेस है वो किसी और के फेस पे लगा दिया जाता है, किसी और की बॉडी के ऊपर लगा दिया जाता है, आपकी आवाज़ को सेम टू सेम कॉपी कर लिया जाता है, कुछ भी बुलवा दिया जाता है। तो इसी वजह से ये प्राइवेसी को यहाँ पर हार्म करता है किसी भी इंडिविजुअल की, और आप जो राइट एंड रॉन्ग है, क्राइम को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रेगुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडियन एक्सप्रेस से एक्सप्लेन से। तो हम देख पाएंगे हमास और यूक्रेन में जो लगातार यहाँ पर, सॉरी मैंने यूक्रेन बोला, हमास का और जो यहाँ पर इजराइल का लगातार युद्ध चल रहा था, उसमें अब सीज फायर की बात हो रही है, यानी कि उसको रोकने की बात की गई। और उसको किस तरीके से रोका जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि फ़िलहाल जो है हमास ने 3 स्टेज के प्लान को यहाँ पर दिया है, जो 45 दिन के अंदर अंदर ईच जो होगा उसको ठीक किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन को इसको भेजा गया है, इजराइल भी इसको मानने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा हमास का वो प्लान क्या है, उससे पहले हमास चाहता है कि जो भी यहाँ पर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए है इजराइल के साथ में, और हमास के साथ में यहाँ पर कतर है, इजिप्ट है, ये कंट्रीज साथ में आके इस बात की गारंटी लें कि अगर ये होस्टेज को छोड़ देते हैं तो उसके बाद से जो अब लगातार अटैक किया जा रहा है वो अटैक करना बंद कर दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पर प्लान है, चलिए उसको समझते हैं। 45 दिन की स्ट्रेटजी में 3 फेजेस बनाए गए हैं कि पहले फेज़ के अंदर यहाँ पर इजरायली जो वुमन हैं या जो बच्चे हैं जो 19 साल से छोटे हैं, जिनको यहाँ पर होस्टेज बनाया गया है, उनको छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीमार होंगे, सिक होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो ओल्ड हैं एज में, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इनको इस तरीके से छोड़ा जाएगा। और इसी प्रकार से जब इजरायली वुमन को छोड़ा जा रहा है, तो इसी प्रकार से इजराइल की तरफ से जो पैलेस्टाइनी वुमन है, चिल्ड्रन है, इजराइल की जेल में बंद हैं, उनको भी यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा दोनों तरफ से। फिर फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 में हम देख के पाएंगे कि जो मेल होस्टेजेस है, यानी कि आदमी जो है, उनको छोड़ा जाएगा इजरायली ट्रूप्स के द्वारा, और जो इजरायली यहाँ पर सोल्जर्स है वो भी गाजा से बाहर चले जाएंगे जो वहाँ पर आए हुए हैं। फेज़ 3 के अंदर हम देखते हैं कि जो बॉडीज़ हैं, यानी कि इंसान जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनके मॉर्टल रिमेन्स है दोनों साइड्स में, उनको भी यहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा कि ठीक है हमारे जो लोग हैं हम उनको अंतिम विदाई ढंग से दे दें और आप अपनों को यहाँ पर लेके चले जाइए। हमास ने कहा है कि इसके अंदर 135 दिन लगेंगे, क्योंकि 45 दिन का ये पूरा का पूरा उन्होंने बांटा हुआ है। और एक अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर बनेगा कि एंड ऑफ वॉर, कि ये होने के
पश्चात ही एकदम से क्या होगा, वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी दोनों साइड से। और इसी के लिए हमास को गारंटी चाहिए कतर से, इजिप्ट से, जो भी फ्रेंडली स्टेट उसके साथ है, कि ये होस्टेज फ्री होते ही ऐसा दोबारा से रिएक्ट तो नहीं करेगा। इजराइल का क्या बोलना है? इजराइल का कहना है कि ठीक है, जो अभी जो हमास है उसको हम यहाँ पर पावर में रहने देंगे। कभी कभी इजराइल नहीं चाहता था कि वो इसको लगाए, लेकिन इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि टोटल डिफीट जो है हमास का वो हमारा गोल है। लेकिन ईयू का और इनका क्या बोलना है, यहाँ पर हमास का क्या बोलना है कि नहीं, हम लोग पावर में रहेंगे और दो एज अ स्टेट की तरह यहाँ पर काम करेंगे। फिर रिट्रूटर्स, जो कि एक न्यूज़पेपर है जिनमें ये न्यूज़पेपर आए थे, रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि सीनियर जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि जो ये हमास के द्वारा डिमांड है, अथॉरिटीज़ की जो डिमांड है उसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है और इसके ऊपर यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव आप ढूंढ के लाइए। जो आप मांग रहे हो सारी की सारी बातें यहाँ पर हमास की थोड़ी ना चलेंगी। दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ से यहाँ पर बातें क्या होनी चाहिए, मानी जानी चाहिए। और इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या आगे फैसला आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। देखिए ये हमारा पॉलिसी से रिलेटेड है और ये कह रही है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ए कंसल्टेटिव प्रोसेस टू अपॉइंट एन इलेक्शन कमीशन इज़ बीइंग यूज्ड। पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस यूज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट गया था, क्या नया कानून आया है, क्या बदलाव हुआ है, इससे चलिए समझते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे नए आए हैं उनका नाम है अनूप चंद्रा और उनको अभी सेट किया गया है कि 14 फरवरी के बाद में वो रिटायर होने वाले हैं यहाँ पर, और उन्हीं के बाद में जो उनके सक्सेसर होंगे उनको यहाँ पर कंसल्टेटिव किया जाएगा। पहली बार में कंसल्टेटिव क्या होता है कि कंसल्ट करके, कि आप किसी से सुझाव लेके पूछ के तब किसी इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर चूज़ कर रहे हो। अब मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन जो है वो एक कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे। लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, वो यहाँ पर होंगे। उसके अलावा हम देख पाएंगे यहाँ पर होम मिनिस्टर को, या फिर यूनियन का कोई भी अगर मिनिस्टर है तो उसको भी देख पाएंगे। फिलहाल लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो है अधीर राजन चौधरी, वो यहाँ पर भाग लेंगे। एक यूनियन मिनिस्टर होगा। एक सिमिलर अलग कमेटी होगी जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर को देख पाएंगे। उसके अलावा हम जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको देख पाएंगे, और होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनको भी देख पाएंगे, जो यहाँ पर लोकपाल को अपॉइंट करने वाली है और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली है। अब मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको एक तो करना है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट। दूसरा हम देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होने वाली है, दूसरी अपॉइंटमेंट यहाँ पर होने वाली है, एक तो होने वाली है आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, सीवीसी की, और दूसरी यहाँ पर है लोकपाल की। अब लोकपाल का क्या काम होता है कि जो भी करप्शन वगैरह यहाँ पर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, उन सभी के ऊपर इसको नज़र रखनी होती है। तो जब ये कमेटी है इलेक्शन कमीशन के लिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी का पार्ट होंगे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी यहाँ पर पार्ट बनेंगे, और उसके अलावा हमें एक यूनियन मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और इन दोनों का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होने वाला, उसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें हम देख पाएंगे अगेन प्राइम मिनिस्टर को, दूसरे जो होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही ये साथ दे और जो लीडर है अपोजिशन पार्टी के उनके खिलाफ चले जाए, और तीसरे हम देख पाएंगे होम मिनिस्टर को। तो ये जो तीन हमें देखने को मिलते हैं, ये कमेटी इस तरीके से यहाँ पर की जाएगी। अब ये पहली बार किया जा रहा है, तो मतलब इससे पहले क्या होता था, यानी कि इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर जो कि 3 नंबर में होते हैं, यहाँ पर 2 और भी इलेक्शन कमिश्नर है। पहले एक ही होते थे, लेकिन जब काम ज़्यादा बढ़ता गया तो सोचा गया कि क्यों ना इनको 3 बढ़ाकर कर दिया जाए। तो हम देखते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट था वो केवल और केवल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था, एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता था। अब आपको ये बात तो पता है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर किसी भी ऑफिसर का, खासकर सेंट्रल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर कोई भी इस तरीके से किसी कमेटी का जो बनाई गई है, उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा।
राइट। तो हर किसी का अपॉइंटमेंट हम देख पाते हैं यहाँ पर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पे भी आर्टिकल 75 के अंदर एंड आर्टिकल 77 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि उनको क्या करना होगा, यूनियन के जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी यहाँ पर बात माननी पड़ेगी, वो जो भी बोलेंगे प्रेसिडेंट को वही करना होगा। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर हमेशा से ज़्यादा चलती थी, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट है यहाँ पर, यूनियन गवर्नमेंट है, वही यहाँ पर डिसाइड कर दी थी कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन यहाँ पर सीवीसी वगैरह होने वाले हैं। अलग जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो राजीव कुमार और अनिल गोयल है, वो यहाँ पर दूसरे अलग 2 कमिश्नर हमें दिखाई देते हैं। अब ये चेंज हुआ क्यों, इसका कारण क्या था कि गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर 4 पिटीशन लगती हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। 2015 में पिटीशन लगाई जाती है, 17 में पिटीशन लगती है, फिर हम देखते हैं 2021 में और 22 में। और इन पिटीशंस का यही बोलना था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर यहाँ पर फेयर सिस्टम होना चाहिए, एक यहाँ पर न्यायपूर्ण तरीका दिखाई नहीं देता है। अक्टूबर 23, 2018 में यहाँ पर जो 2015 के अंदर पिटीशन लगी थी उसके ऊपर कंसीडर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 2 जजेस के बेंच को यहाँ पर बिठाया जाता है कि ठीक है 2 जजेस यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद वो समझेंगे कि आर्टिकल 324 324 आर्टिकल क्या बोलता है। 324 का मतलब है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, जरा उसको समझा जाए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा गया है। अब ये इशू के ऊपर उसके बाद इतना ज़्यादा डिस्कशन जो है सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, और इसके बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास फिर से रेफ़र कर दिया गया 2022 के अंदर। 2022 में फिर हम देखते हैं कि 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बैठता है, क्योंकि अब 2 ही जजेस थे, एक यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉजिटिव में थे, एक नेगेटिव में थे। तो अब क्या करें, मेजोरिटी नहीं आ रही है, मेजोरिटी नहीं आ रही है तो क्या होगा कि जो केस का फैसला है वो नहीं हो पाएगा, दोनों को मानना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठता है कि ठीक है 2 अगर अगेंस्ट भी होंगे तो 3 यहाँ पर मेजोरिटी में है, तो जो मेजोरिटी में होगा उसका फैसला हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यही होता है। और इसके जो यहाँ पर जस्टिस थे उस टाइम पे KM जोसेफ, वो इसको लेड करते हैं, वो इसके हेड बनते हैं। पिटिशनर ये पॉइंट आउट किया था कि आर्टिकल 324 का जो सेक्शन 2 है वो ये स्पेसिफाई करता है कि क्या प्रेसिडेंट का रोल है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में, यानी कि अपॉइंटमेंट जो है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर यहाँ पर लिखा गया है कि इस पे जब तक कोई कानून पास नहीं किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक इस तरीके से प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे। अब पार्लियामेंट इस पे कोई कानून पास ही नहीं कर रही है, सक्सेसिव गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो हमारे फ़ायदे में, हमें ही अपना इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा अपनी ही साइड रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई दी, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि अभी का जो करंट अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो फेयर नहीं है, उसके अंदर बहुत ही ओपेक सा है, क्लियरिटी नहीं है, और बहुत सारे डाउट राइज होते हैं कि इंस्टीट्यूशन में इंडिपेंडेंस कितनी है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ही यहाँ पर करने वाली है सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा होगा कि वो उनके खिलाफ कहीं पे ज़रूरत पड़ने पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर एक कॉलेजियम बनाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके अंदर या फिर कोई एक बॉडी बनाई है जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट कर सके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। फिर अभी तक इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते थे वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि लॉ मिनिस्ट्री जो थी वो एक लिस्ट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करती थी, जितने भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं उनको इस लिस्ट के अंदर रखा जाता था, और मोस्टली 99% जो इलेक्शन कमिश्नर बनता था वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर ही बन पाता था। बहुत ही वेरी फ्यू एक्सेप्शंस यहाँ पर दिखाई दिए हैं कभी कभी। फिर अभी सेंटर का स्टैंड क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 324 का जो है वो कहता है कि जो कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और उसके अलावा जब तक ये कानून नहीं बना है तब तक प्रेसिडेंट के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो यहाँ पर इनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि सेंटर जो है वो कानून फिलहाल बनाना नहीं चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन यानी कि शक्तियों की जो सीमा है उसके अंदर ये शक्ति नहीं दी गई है कि वो इसके ऊपर कानून
बनाई। इसी वजह से सेंटर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये आर्ग्यू भी किया है कि पिटिशनर यहाँ पर अनेबल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को शो करने में। वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस यहाँ पर खतरे में, लेकिन वो इस बात को प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे खतरे में। ऐसा तो कुछ थ्रेट नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर जुडिशियल इंटरफेरेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री जो है आर्टिकल 324 में, उसमें बहुत सारे डिस्कशन भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नया कानून इसमें बनाया नहीं गया है। और यहीं पे फिर कोर्ट बोलता है कि अभी अगर मान लीजिए कानून नहीं है तब तक हम एक वैक्यूम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। क्या होता है वैक्यूम? किसी खाली जगह को छोड़ देना, किसी स्पेस को भरना नहीं, तो ये वैक्यूम नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रूल लाया गया कि जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा और एडवाइस भी मानी जाएगी। लेकिन एक एडवाइस सिर्फ यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ना मानते हुए एडवाइस मानी जाएगी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, जो लोकसभा के लीडर हैं। और अगर मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी आपको लोकसभा में कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर करनी पड़ती हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ जो नंबर है, यानी कि वो जो कोरम होना चाहिए आपके पास, या फिर 1% जितनी भी लोकसभा के अंदर सीट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो वो अगर नहीं बन पाती है तो आप क्या करेंगे? जो भी पार्टी यहाँ पर अपोजिशन में लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है लोकसभा के अंदर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्हीं के मेंबर हैं, 543 में से एक अपोजिशन पार्टी है जिसके 50 मेंबर्स हैं, लेकिन ये तो चलो 10% हो ही जाएगा। हम देखते हैं कि उसके 30 मेंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमें कितना चाहिए? 10% चाहिए है, तो यहाँ पर 10% नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है इसके। तो हम क्या करेंगे? इनको लीडर ऑफ अपोजिशन मान लेंगे फॉर दिस पर्पज़ ओनली, इस जो काम है इसके लिए इनको मान लिया जाएगा। और इसके अंदर साथ में हम देख पाएंगे अगर वो भी नहीं है तो लास्ट के अंदर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये एक कमेटी बनेगी और इसी के तहत यहाँ पर काम होना चाहिए। ये कहते हैं कि पहली बार अब ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसको कंसीडर किया जा रहा है। सिमिलर प्रपोजल क्या पहले भी कभी आया था? बिल्कुल आया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1990 में भी देखा जा रहा है कि एक कमेटी चेयर करने की बात की गई थी लॉ मिनिस्टर दिनेश गोस्वामी के द्वारा। ऐसा ही प्रपोजल था, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो प्रेसिडेंट के जो कंसल्ट थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करे वो, और उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी उसमें होना चाहिए। तो यही सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। फिर कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या होगा? सेंटर ने अब एक इंट्रोडक्शन कर दिया है बिल का पार्लियामेंट में, लास्ट अगस्त के अंदर ये देखने को मिला, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। कोर्ट ने इस बात को स्पेसिफाई किया है कि जो ये अपॉइंटमेंट होने वाला है वो सब्जेक्ट टू एनी लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट ही रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी यहाँ पर वो नहीं होगी। और इसके तहत जो बिल है वो पास हो गया पार्लियामेंट में दिसंबर 2023 में, और उस बिल के तहत यहाँ पर एक कमेटी कंपोजिशन की गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको भी पीएम यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे वो यहाँ पर आएंगे, और इनके द्वारा 5 नेम दिए जाएंगे शॉर्टलिस्ट करने के द्वारा, जिनको कौन करेगा? लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पर देगी। और लॉ मिनिस्टर के देने के बाद इसमें 2 यूनियन सेक्रेटेरिएट भी होंगे, यानी कि आईएएस ऑफिसर जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं सेक्रेटेरिएट बन जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर उन 5 नामों में से कौन सा एक नाम ऐसा होगा जिसको यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, और 2 नामों को और जो सिलेक्ट किए जाते हैं जिनको इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है उनको भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगेन, स्ट्राइक ए फाइन बैलेंस, हैव ए जस्ट सिविल कोड। देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पर? बैलेंसिंग की बात की जा रही है। हमें पता चल गया होगा आप लोगों को अभी तक कि यूसीसी जो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर बिल के रूप में दी गई थी उसको क्या कर दिया गया? उसको यहाँ पर पास कर दिया है स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा। तो ये जो पास हो गया है इसी के ऊपर यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं जैसे कि फाइजन मुस्तफ़ा, आनंद सेंगल, ये खुद एडवोकेट्स रह चुके हैं, ऑथर है दोनों, और इन्हीं के कुछ बयान ये कह रहे हैं कि सिविल कोड जो रिफॉर्म है वो कर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो कल्चरल ऑटोनॉमी है, किसी के पास खुद से अपना कल्चर बनाने का, काम करने की जो एक इच्छा होती है, इंडिपेंडेंस होती है, उसको भी बरकरार रखना काफ़ी ज़रूरत है। और इसी वजह से आपसे भी अगर मेंस में ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो हमेशा एक बैलेंसिंग आंसर होना चाहिए, और उसी बैलेंसिंग आंसर की तरह इस आर्टिकल को भी दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि
जब हम रिफॉर्म्स की बात करें यहाँ पर, खासकर कल्चरल रिफॉर्म्स की, और यूसीसी को लेकर यहाँ पर आया जा रहा है, तो ये फिलहाल हो रहा है जब उत्तराखंड ने पास कर दिया है यूसीसी को यहाँ पर, और सभी के सभी जो रीजनल है या कानून है उनके लिए एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है कि एक ही कानून एक ही तरीके से सभी के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। अब क्या होगा, कन्फेडरेशन देखने को मिल रही है पर्सनल लॉज की। इंडिया के अंदर हमें पता है बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, बहुत सारे धर्म हम यहाँ पर देख पाते हैं, और उन रिलीजियस ग्रुप्स की खुद की अपने पर्सनल कानून भी हैं जो गवर्न करते हैं फैमिलियल की क्या प्रॉब्लम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन सारी चीज़ों को यहाँ तक आज तक उन्हीं के द्वारा गवर्न किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स पैचवर्क हो जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो किसी के ऊपर कोई कानून लग रहा है, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई, इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स था कि कोई किन्हीं मान्यताओं को मान के किसी कानून की तरह चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नेशन के लिए लेजिस्लेटर में प्रॉब्लमेटिक तो बनता था या बनता है अभी भी, क्योंकि एक ही स्टेट में ये हुआ है तो अदर स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अब जब हम यूसीसी लाते, समस्या है तो उसके लिए हमने समाधान निकाला, यूसीसी लाए, जो कि आर्टिकल 44 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पहले ही सजेस्ट करके चले गए थे, बताकर चले गए थे कि ऐसा कर लेना। लेकिन अब ये कल्चरल ऑटोनॉमी का सवाल भी यहाँ पर आ जाता है कि आप अपने खुद की सभ्यताओं, खुद की मान्यताओं को यहाँ पर ठीक करने में, या फिर कितने ज़्यादा ऑटोनॉमी आपके पास, कितनी खुद की यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, खुद से आप उस पर काम कर सकें। तो ये जो कल्चरल ऑटोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कौन प्रिजर्व करता है? इंडिया ने गारंटी दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है आर्टिकल 29(1) के तहत कि यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल राइट होंगे और एक स्टेट की अथॉरिटी जो होगी उनको रिफॉर्म करने की, उसमें सुधार लाने की, तो वो इतना ज़्यादा नहीं ला सकता है कि उनकी खुद की ऑटोनॉमी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है एक इंडिविजुअल के राइट को और एक स्टेट के राइट को, जब वो उनमें सुधार लाना चाहते हो। कौन करता है? आर्टिकल 29(1). अब इसी में ये है कि सभी कल्चर्स की जो प्रैक्टिस है वो डिफेंशिएबल तो नहीं है। कुछ प्रैक्टिसेस है जो बहुत ख़राब है, जैसे कि ट्रिपल तलाक को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, या ऐसे ही पॉलीगमी जो हिंदूज़ में होती थी वो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक्ट लगता है, हिंदू मैरिज एक्ट, और उसके तहत इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, जिनका डिफेंस नहीं किया जा सकता, जो कि कल्चरली रूप से या फिर इक्वालिटी को ख़त्म करती है, यहाँ पर ख़राब लाती है, सभ्यता के अंदर, समाज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनको डिफेंस नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से जो इनइक्वालिटी फैलाती है उनको यहाँ पर ख़त्म बिल्कुल कर देना चाहिए। ये बात से ये दोनों ही ऑथर यहाँ पर सहमति दिखाते हैं कि जो भी असमानताएं फैला रहे उनको ख़त्म करो। लेकिन अब सवाल उठता है यूनिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी का, यानी कि यूनिटी क्या होती है? एकता, और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? एक समान होना, किसी चीज़ों का एक समान होना। तो जो प्रपोज रिफॉर्म है, अभी जो रिफॉर्म सुधार किया जा रहा है इंडिया के मल्टी कल्चरल मोजाइक मॉडल का, क्या होता है मोजाइक मॉडल? अब ये आपको एथिक्स के अंदर या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, या फिर आपको प्रीलिम्स के लिए टर्म्स पता होनी चाहिए। मोजाइक कल्चर का मतलब होता है कि कहीं बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग मानना है, और फिर भी एक ही साथ वो लोग रह रहे हैं। तो यही है मोजाइक कल्चर जो इंडिया में देखने को मिलता है। अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो उनको लेके रखते हैं। तो यही है कि उन मोजाइक कल्चर के ऊपर यहाँ पर एक सिंगल होमोजेनियस आइडेंटिटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी को कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए यूनिटी से, यानी कि एकता जो है उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए, एक समान होने से एकता होनी चाहिए। क्योंकि जो रिच डाइवर्सिटी है, जो इतनी अच्छी हमारी विभिन्नताएं हैं, वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को टाइपिफाइज करती है, बताती है कि ऐसा भी रहा जा सकता है। लेकिन अभी के लिए ऑप्टिमम लीगल प्रोटेक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के पास? देखिए, अभी तक जितने भी कानून को यहाँ पर प्रपोज किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे हैं, और जो भी कानून यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी पास कहाँ हुआ है? स्टेट असेंबली में हुआ है। हो सकता है हाई कोर्ट तक बात पहुँचे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँचे। तो अगर ऐसे बात पहुँचती ही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेल जोल नहीं खा रहे उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, और इंडिया को एक तरीके से ब्लेंड, जो इंडिया का कल्चर रिलेटिविज्म है उसको यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन लेने चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, ताकि जेंडर जस्टिस को भी बढ़ाया जा सके, इक्वालिटी जो है उसको भी लेके आया जा सके, उसमें भी ऐसा बदलाव नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ होनी चाहिए।
और इसी वजह से जो यूसीसी है उसको रिफॉर्म करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो आसान है, काफ़ी मुश्किल है, ये बात सच है। इसके लिए इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जैसे कि रिस्पेक्ट करना, अलग अलग जो रिलीजियस ट्रेडिशन है उनकी है, सभी को इज्जत करनी है, अडहेरेंस बना के रखनी है, लगातार आपको मानना ही है जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं उन सबको आपको मानना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आइडली जो लॉ कमीशन और रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको एक साथ काम करना चाहिए कि क्या क्या ऐसे अनजस्ट लॉ हैं, क्या क्या ऐसे अन्यायपूर्ण कानून है जो पर्सनल लॉज के अंदर दिखाई देते हैं, उनको एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आइडली नहीं हो पाता है तो फिर जो रिफॉर्म्स है उनको ये इंश्योर करना होगा कि किस प्रकार से वो इंडिया की मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के रखे और जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ यहाँ पर है उनको भी ध्यान में रखे। और कौन सी है कोर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़, हम देख पाएंगे इक्वालिटी को, पर्सनल लिबर्टी को, और इसके बाद जो जस्टिस खुद में है उसको। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल काफ़ी बैलेंस ये आर्टिकल था जो कि एक मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है ओवर 20,000 FCRA लाइसेंस कैंसल्ड, मोस्ट फ्रॉम तमिलनाडु। देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है यानी कि FCRA, इस ये क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि कोई भी NGO जो यहाँ पर पैसे लेना चाहता है, किससे पैसे लेना चाहता है, NGO की फॉर्म में है, लेकिन फॉरेन से अलग जो फॉरेन की कंट्रीज़ है वहाँ से डोनेशंस लेना चाहता है अपने काम के लिए, जो कि उनको मिल भी जाते हैं। तो उस डोनेशंस को लेने के लिए यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसके तहत आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने NGO का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि देखिए मैं ऐसा ऐसा पैसा यहाँ पर फ़ॉरेन से जो भी कंट्रीज़ देना चाहती है उनसे लेना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ। फिर आपको एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर बैंक अकाउंट है उसको खुलवाना होगा किसी एक बैंक के अंदर, जैसे कि SBI यहाँ पर यूजुअली होता है। और फिर जो आपकी पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी कि आपके पास इतना पैसा आया था, वो पैसा आपने लगाया कहाँ पे। इस तरीके से इसको लगाया गया है ताकि जो फॉरेन से पैसा डोनेशन के रूप में आता है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसके ऊपर नियम कानून ये सारी चीज़ें बन सके। और जो यहाँ पर गलत, जैसे कि कुछ फॉरेन के कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, फॉरेन से पैसा भेजते हैं इंडिया की इंटीग्रिटी को तोड़ने के लिए, इंडिया के अंदर यहाँ पर हम देख सके तो एक तरीके से इंसर्जेंसी को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। ऐसे मान लीजिए चाइना बहुत सारा पैसा दे देगा किसी NGO को कि तुम अंदर के अंदर इंडिया को क्या करो, तोड़ना शुरू कर दो, अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर डाइवर्सिटी बनानी शुरू कर दो, अलग अलग करना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल में रखने के लिए क्या करने पड़ते हैं, लाइसेंस बनाए जाते हैं आपके। फिर हम देखते हैं कि ठीक है ये सब कुछ होता है, अब हमने FCRA को ढंग से समझ लिया है। अब बहुत सारे ये लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं और इनके पीछे बहुत सारे रीज़न है। किसी को ये बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ कैंसिल हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। अब ये जो लाइसेंस बनते हैं ये केवल और केवल 5 साल के लिए बनते हैं। उसके बाद अगर आपने समय सीमा के अंतर्गत दोबारा री रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर नहीं डाला तो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस टाइम से एक्सपायर हो जाएगा। कुछ और कैंसिल होते हैं कुछ और रीजंस की वजह से, मान लीजिए उनको कोई डाउट हो रहा है कि आपका जो पैसा आ रहा है आप उसको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हम जो फोटो देख पा रहे हैं ये आप देख पाएंगे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा NGOs को ख़त्म किया गया है, कैंसिल किया गया है, जो कि 2,500 थे। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर आ रहा है और इसी प्रकार से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे NGO को हम देखेंगे कि काफ़ी नंबर में कैंसलेशन हो रही है उनके FCRA की। अब ओवरव्यू हम करें और रिसेंट डेवलपमेंट करें तो गवर्नमेंट जो है वो FCRA को मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कि कितना फॉरेन से फंड यहाँ पर NGOs के लिए आता है उसके लिए इस्तेमाल करती है। कभी कभी उनको लगता है कि शायद ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मिसयूज़ हो सकता है और पोटेंशली जो नेशन का इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर हार्म किया जा सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से जिन NGOs को यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है उनको कैंसिल कर दिया जाता है नेक्स्ट टाइम पर। अब हम देखेंगे कि काफ़ी हार्श मेंडर की जा रही है NGOs के ऊपर, लेकिन यहीं पर एक और दिखाया जा रहा है, क्रिटिक आ रही है, इल्ज़ाम लग रहा है गवर्नमेंट पे कि जो भी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है या ह्यूमन राइट्स के लिए मानव के जो अधिकार है उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं के यहाँ पर जो हम देख पाए हैं कि
FCRA के लाइसेंस है उनको ज़्यादातर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जा रहा है, और जो सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज़ है जैसे कि उनके यहाँ पर किया गया, अगर उन्होंने कोई वायलेशन नहीं भी किया है स्टिल उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ा है वो 2015 के बाद में ही हम बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कैंसिल जो है वो सिर्फ वायलेशन की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारों को इस वजह से हटा दिया गया है क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन जो है सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एलिमिनेट उनको करना चाहते थे। कुछ नए चार्जेस लगे हैं, कुछ रिन्यूअल को डिनाइल कर दिया गया। तो ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन जो फंडिंग से आती थी उनमें क्या किया गया है कि उनके ऊपर नए नए चार्ज लगा दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दी। कुछ ऐसे हैं जिनकी रिन्यूअल की एप्लीकेशन थी, जिनको पहले ही मिला हुआ था लेकिन उनको हटा दिया गया कि आपको नहीं मिलेगा। फिर स्टेट वाइज हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। तो एट द एंड यही हमें समझ में आ रहा है कि FCRA के लाइसेंस जो है उनको कैंसिल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंट ईयर्स में बहुत ही टाइटेंड उन्होंने कंट्रोल कर लिया है फॉरेन फंडिंग को जो भी इंडिया के अंदर आती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि है इक्विटी कंसर्न इन बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। देखिए क्या बातें की जा रही है यहाँ पर, जो एक्सट्रैक्शन होता है फॉसिल फ्यूल का यहाँ पर, तो उसको बैन करने से इक्विटी नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से उसका मोमेंटम को बनाए हुए है कि उनको क्या करना है, फॉसिल फ्यूल का जो यहाँ पर जिसको निकाला जाता है, फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बैन करना है, क्योंकि हमें हमारे जो हमने ग्लोबल लेवल पे प्रोमिसेस किए हुए हैं, कमिटमेंट की हुई है, उनको यहाँ पर पार करना है, उनको यहाँ पर दिखाना है कि देखो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, अडहेर हैं। अब ये कौन सी पॉलिसीज़ की बात करें, पहले तो हम देखेंगे नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी को है उसको स्ट्रेंथन करना है यहाँ पर। दूसरा हम वो देखेंगे कि कैसे जो COP है 28 में भी देख सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट में भी देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा है कि इंडिया यहाँ पर 2070 तक 2070 तक क्या करेगा, फेज आउट कर देगा कार्बन का जो एमिशन होता है। कार्बन का एमिशन किस वजह से होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है। लेकिन अब दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कुछ है एडवांस कंट्रीज़ जैसे कि USA UK को हम देखेंगे, कुछ है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि अभी डेवलप हो रही है, एडवांस नहीं है। एडवांस जो कंट्रीज़ हैं उनकी निर्भरता फॉसिल फ्यूल पे काफ़ी कम है। क्यों है कम, क्योंकि उनके पास उनकी बहुत सारी GDP जो है स्ट्रॉन्ग है, काम करने की और अधिक चीज़ें उनके पास है, अलग अलग एडवांस है, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी ज़्यादा है। लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल पे, या फिर कुछ ऐसी इकनॉमी है कि उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही फॉसिल फ्यूल से चल रही है। जैसे कि अरेबिक स्टेट को हम यहाँ पर देख पाएंगे कि उनका पूरा का पूरा इकनॉमी किस पे बेस्ड है, उनकी इकनॉमी बेस्ड है यहाँ पर ऑयल के ऊपर, फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो कि खुद यहाँ पर किस में आ जाता है, फॉसिल फ्यूल की बात में आ जाता है। अगर उनसे आप इसको बिल्कुल बैन कर देंगे तो उनकी तो पूरी इकनॉमी ढह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम है। इसी वजह से यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल में एक की लाइन की कि कैसे जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर गोल्स से मिलने के, जो भी गोल्स को बनाया गया है, क्या उसके लिए एक कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये शब्द जो है आप लोगों ने पहले भी एनवायरनमेंट में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा। कॉमन का मतलब है कि सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी। और यहाँ पर देखते हैं डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि सभी को अलग अलग करना है, क्योंकि किसी ने जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा मात्रा में किया था। जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो डेवलप कंट्री है आज के टाइम पर, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्हीं के पास आया और उन्हीं ने ही एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया कि आज उसका भुगतान यहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रीज़ भुगत रही हैं। अगर इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो इकोनॉमिक कंट्रीज़ जो है, जो भी बढ़ना चाहती हैं, वो बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसी वजह से ये क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। किसी को पैसा ज़्यादा देना चाहिए, किसी इकोनॉमी को कम देना चाहिए। कि एडवांस कंट्री है उनको यहाँ पर टाइम फ्रेम कम देना चाहिए, 2030 तक ख़त्म करो। और जो डेवलप कंट्री है जैसे कि इंडिया जैसे, उनको टाइम फ्रेम ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो अपनी ढंग से एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी बनाकर अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान बिना पहुंचाए ही इसको निकाल सके। इस जो दलदल है यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, उससे बाहर निकल पाए।
क्या क्या पुश किए गए हैं फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। तो हम देख पाएंगे कि फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करने के लिए खास करके यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क है, जो कि है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन, हम देख पाएंगे कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है ये COP26 के अंदर होता है, और COP26 में ये बोला जाता है कि जितने भी इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कोयले से जो पावर बनाई जाती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए ताकि कार्बन कम हो सके, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो यहाँ पर 1.5 डिग्री से ज़्यादा, जो पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पर गोल लिखा हुआ था, जो कि कितना था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जितना होता था उससे ज़्यादा ना बढ़े, तो उसको उसी कंट्रोल के अंदर लेवल के अंदर लाना पड़ेगा। फिर इक्विटेबल फेजिंग आउट, कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा, यूएसए, यूके जैसी हैं, उनके रेवेन्यू जो है वो डाइवर्स इकोनॉमी होने की वजह से इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेस डिपेंडेंट है। लेकिन अदर कंट्री, इराक या फिर नाइजीरिया या फिर हम ईरान को देख पाएंगे, तो ये ऐसी कंट्रीज़ है, कोंगो जैसी कंट्रीज़, जिनकी गवर्नमेंट मोस्टली फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से इनका जो ट्रांजिशन का टाइम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए। इंटरनेशनल कानून क्या है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, तो देख पाएंगे कि जब स्टेट जो है वो जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी परमिशन, उनको बाहर निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा या नेशन जो है खुद की गवर्नमेंट है उनके द्वारा ही दी जाती है। लेकिन ये तब किया जाता है, वो ऑब्लिग्ड है कि वो दूसरी स्टेट को यहाँ पर हार्म नहीं पहुँचाएंगे, यानी कि दूसरे नेशन के नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं निकालेंगे, सिर्फ अपनों को ही निकालो। ट्रांस बाउंड्री का ध्यान रखो इसमें कि मेरी बाउंड्री जो है मैं उसी तक रहकर यहाँ पर काम करूँगा, अपनी सीमाओं का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। अभी तक अनक्लियर है कि कितना फॉसिल फ्यूल यहाँ पर किसी को निकालना है, किसको नहीं निकालना है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया की जो कोयल माइनिंग है, यानी कि यहाँ पर कोल से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड जो खदानें हैं, जिसमें खदानों के अंदर यहाँ पर माइनिंग की जाती है, उसमें फ़िलहाल हम देख पाएंगे कि लगभग 3.6 मिलियन पीपल काम करते हैं, रोज़गार है उनका उसके ऊपर 36 लाख से ज़्यादा, 160 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम इसको देख पाएंगे लगभग। और ये जो इंडिया के अंदर है ये पावर सेक्टर में यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी ही बनाई जाती है। तो इससे ट्रांजिशन करना और क्लीनर फ्यूल की तरफ निकलना, जहाँ पर जो फ्यूल होने वाला है वो ग्रीन होगा, जैसे कि वाटर का इस्तेमाल करना, या इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई गई है तो वो हमने काफ़ी ग्रीन बनाया है, उसमें उससे कोई कार्बन नहीं निकली है, या कोई और मीथेन जैसी जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने वाली गैसेस हैं वो नहीं निकल पाई हैं। तो वो इंडिया के लिए फ़िलहाल बन सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एडविक्वेट सपोर्ट चाहिए होगा, उचित मात्रा में यहाँ पर क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट करने के लिए एक अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, ताकि उनकी जो जीवन यापिका है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो इससे ख़त्म ना हो जाए। रिस्पेक्टिवली वो क्या करे, यहाँ से अलग दिशा में चले, अलग जो टाइम फ्रेम है उसकी तरफ चले, और उनको एक दूसरी यहाँ पर काम मिले, रोज़गार मिले, ताकि वो काम करते रहें। और इसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में एक फेयर ट्रांजिशन होना चाहिए फॉसिल फ्यूल से रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर अलग अलग नेशंस को अपनी अपनी डिमांड्स को समझना पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, उनकी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि उनकी क्या क्या, कितना वो करने में सक्षम है यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे कि इंडिया जैसे नेशन, उनको यूनाइट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। और जो ये हिपोक्रेसी यहाँ पर की जा रही है डेवलप नेशंस के द्वारा, जब वो इक्विटेबल फेजिंग आउट की बात करें कि सभी एक जैसा करो ना, हम भी इतना ही करेंगे, आप भी उतना ही करिए, इसको यहाँ पर नकारने की ज़रूरत है। सामने आगे एक साथ मिलकर इनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है कि जो प्रिंसिपल है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़ का, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रेदर क्या होना चाहिए, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग अलग, कॉमन होगी सभी करेंगे, लेकिन उनकी जो जिम्मेवारी है वो अलग अलग है, डिफरेंट लेवल पे यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा गया है आर.के. विज के द्वारा, जो कि आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। क्या बोल रहे हैं, लीगलिटी के ऊपर बात करें कि कैसे डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस, एक ऑफेंस की तरफ से है। ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करता है, यानी कि बच्चे से रिलेटेड जो सेक्सुअली उनको दिखाया जाता है, उनकी एज नहीं है लेकिन फिर भी उनको पोर्नोग्राफी जैसे बिजनेस के अंदर डाला जाता है और उसको कोई
डाउनलोड कर रहा है तो वो क्या लीगली वो क्या एक ऑफेंस नहीं है, क्या उसको क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं देखना चाहिए, क्या वो उसके माइंडसेट को नहीं दिखा रहा है। तो इसी पे यहाँ पर बात हुई और इसी में अभी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक हमने केस देखा जिसमें कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि जो अक्यूज्ड है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अंडर 67B ऑफ IT एक्ट के तहत यहाँ पर एक ऑफेंस नहीं बनाता है, क्योंकि उसने उसको प्राइवेटली देखा है, यानी कि अकेले में देखा है। इसी से कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे कि ये जो व्यू है इसके साथ में यहाँ पर असमर्थ हो रहे हैं RK विजय जी। वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, असहमति दिखा रहे हैं, डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं। और वह कहते हैं कि देखिए जो पॉस्को एक्ट है यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस है, वैसे स्टेट्यूट का भी तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था ना, ताकि बच्चों को यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाया जा सके। और अगर कोई चीज़ यहाँ पर मान लीजिए प्राइवेटली भी कोई कर रहा है तो उसके माइंडसेट को भी तो समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है ना, कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। फिर देखते हैं कि चलिए जो आर्टिकल 67B की यहाँ पर कोर्ट ने बात की तो हम भी ज़रा उसको समझते हैं। आर्टिकल 67 यहाँ पर जो है वो IT एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 67B। और ये जो सेक्शन है ये कहता है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा मटेरियल जिसको डाउनलोड किया जाए, क्रिएट किया जाए, पब्लिश किया जाए या फिर कहीं दूसरी जगह पर भेजा जाए, वो अक्यूज्ड अगर करता है ऐसा तो उसको क्या माना जाएगा, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एक तरीके से ऑफेंस माना जाएगा और इसकी उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर वो इसको कहीं पर पब्लिश नहीं करता है, अगर उसने इस चीज़ को जिसको उस डाउनलोड किया उसने क्रिएट नहीं किया, खुद नहीं बनाया उसको, तो ये क्या माना जाएगा, फिर हम इसको दूसरी कैटेगरी में देखेंगे। और अगर उसने प्राइवेटली उसको देखा है तो उसको ऑफेंस की तरह नहीं लेंगे। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने भी इसको इसी तरीके से देखा कि जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल है उससे भी। लेकिन फिलहाल जो ध्यान होना चाहिए था वो होना चाहिए था यहाँ पर CRPC के जो सेक्शन यहाँ पर 482 है उसके मिसयूज की तरफ में। क्या बोलता है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 482 है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसने ये कहा है कि जो लीगल प्रोसीडिंग है यहाँ पर जुडिशियल डिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए ऑफेंस जो कि सेक्शन 67B के तहत यहाँ पर मेड आउट हुआ है, तो उसके तहत भी ये हाई कोर्ट को पावर है कि वो बताएगा कि लीगली इसको ऑफेंस यहाँ पर मानना है या नहीं मानना है। और ऑथर को लगता है कि कैसे उन्होंने इसका मिसयूज यहाँ पर कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं कि पोस्को एक्ट जो है बच्चों के लिए उसकी भी मिस एप्लीकेशन यहाँ पर हुई है। अगर पुलिस में इस समय पे हम देखते हैं कि इन द केस मान लीजिए पुलिस है और मिस्टेकली उन्होंने सेक्शन 14 को यहाँ पर पोस्को एक्ट का लगा दिया होता कि बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो वो एक ऐसी कंडीशन होती जो इस केस के लिए एविडेंट नहीं हो पाती। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि पुलिस ने भी इसको नहीं लगाया और यहीं पे एक इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। दोनों ही जो एक्ट है यहाँ पर IT एक्ट है उसके अंदर पोस्को से रिलेटेड कुछ नहीं है और जो पोस्को है उसके अंदर IT से रिलेटेड वो वहाँ पर नहीं जम पा रहा है, लग नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑथर एम्फेसाइज करने की फ़िलहाल जो कानून है उनको अपडेट करने की ज़रूरत आ गई है, खास करके चिल्ड्रन से रिलेटेड जो यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका जो उनके साथ जो फ़ायदा उठाया जाता है किसी भी बच्चे का सेक्सुअली, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल किसी के पास पाया जाता है जिससे वो माइंडसेट वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट को, खास करके स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, उनको आगे आकर मद्रास जो हाई कोर्ट के डिसीजन है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि जो कानून है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड उनका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, उनको गलत तरीके से ना समझ लिया जाए। तो ये अभी फ़िलहाल एक इम्पोर्टेंस है। खैर यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी यहाँ पर बना हुआ है, अच्छा लगे वो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।